अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में आईनी बहरान हर आने वाले रोज शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जबकि आईनी जिम्मेदारियों पर बराजमान सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब टस से मस नहीं हो रहे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को 24 घंटे गुजर चुके हैं, जबकि अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन के खात्मे में भी 5 घंटे से कम वक्त का अरसा रह गया, मगर गवर्नर पंजाब ने ताहाल नौ मुंतखब वजीर आला से खुद हल्फ लिया है और न ही हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया है। रियासत पाकिस्तान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने आईनी बहरान को खत्म करने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, लेकिन आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने उल्टा अदलिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पुलिस और अदालतों ने हमारा रोजमर्रा का काम करना है तो वो इधर आ जाए, हमें तो उनका काम नहीं आता। उन्होंने कहा कि अदलिया फैसला कर ले, पंजाब असम्बली पुलिस ने चलानी है, अन्य हमें चलाने देनी है। चौधरी परवेज इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कौन जिम्मेदार है? आईजी है, शहबाज शरीफ है कि अदलिया फैसला कर दे उन्होंने चलाना है, पुलिस के जरिए चलना है या किसने चलाना है, या शहबाज शरीफ ने वफाक ने चलाना है। यहाँ ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बहरान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। अब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ पंजाब में किसी भी आईनी बहरान से इनकार कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम लीग नून ने भी अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मरीम नवाज कहती है कि अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। इतनी दीदा दलेरी से आइन, कानून और अदालतों का तमस्खुर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। अपनी ट्वीट में मरीम नवाज ने लिखा कि बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटना चाहिए। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं। उन्होंने एक दूसरी ट्वीट में लिखा कि उनके खिलाफ संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। सोचो, ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। जबकि अतातारन ने दावा किया है कि गवर्नर हाउस में मौजूद 4 रोज की गवर्नरशिप के लिए अपने हल्फ से रूगर्दानी की। हल्फ कहता है कि मैं आईने पाकिस्तान की पासदारी करूं। नून लीग के मुताबिक वो जल्द ही मुशावरत करके आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगा। पंजाब में जो हुकूमत नहीं है इस पे 3 कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके और कोर्ट ने वाज़े हिदायत जारी की कि जिस मेंबर को वजीर आला मुंतखब किया गया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को, उनको फिल फौर हल्फ दिया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करके पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एक शख्स जो बदकिस्मती से गवर्नर हाउस में बैठा है जिसका नाम उमर सरफराज चीमा है, उसको ना आइन की फिक्र है, ना कानून की फिक्र है, ना अपनी इज्जत की फिक्र है। 4 दिन की गवर्नरी के लिए उसने अपने हल्फ को तोड़ा है। आप जब तय कर लें हमने आइन को पामाल करना है, आइन शिकनी करनी है, तो फिर वो आइन की शिक हो, वो अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान न्याजी है। अब आईनी बहरान के दौरान ही तहरीक इंसाफ की सूबाई अरकान असम्बली ने हमजा शहबाज के हल्फ से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सफ्तैन खान और राजा बशारत समेत 17 अरकान असम्बली ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और अपील के जरिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के बरक्स है। हाई कोर्ट के हल्फ के लिए वक्त मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। अपील में नुक्ता उठाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास सदर और गवर्नर को अहकामात देने का कोई इख्तियार नहीं है। अपील में निशानदेही की गई है कि आइन का आर्टिकल 248 सदर और गवर्नर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अदालत से इस्तदा है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हमजा शहबाज के हल्फ बर्दारी के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत को मानने से इनकारी है। अब ऐसी सूरत हाल में गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत पर अवामी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों आइनी शख्सियात पर आइन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात आयद कर रही है। हमारे जाती मुलाजिम जिनमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली साबिक असद कैसर, जिसमें कासिम सूरी और जिसमें गवर्नर पंजाब शामिल हैं, उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की। उन्होंने कौम की नौकरी छोड़ के इमरान खान की जाती चाकरी की। और तुम जितना मर्जी हमजा शहबाज का हल्फ आगे कर दो, कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले दिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का हमजा शहबाज हल्फ उठा के रहेगा। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब पर न सिर्फ बयानात के जरिए दबाव बढ़ाया जा रहा है, बल्कि आईनी और कानूनी अंदाज में भी दोनों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है।
वफाकी हुकूमत ने आइन शिकनी पर साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। खबरों के मुताबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा और इस हवाले से वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला ने तैयारी शुरू कर दी है। मुजवज़ा रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर आरिफ अलवी, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान के इमा पर आइन शिकनी की, दस्तूर को सबूताज किया, पंजाब असम्बली में आइनी अमल को सबूताज किया गया। गवर्नर ने आइन शिकनी की है। सदर आरिफ अलवी ने पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर आइन कुर्बान किया। बयानात और कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक अदालती अहकामात और अदालती नज़ायर भी तलब कर लिए गए जिनको शवाहिद के तौर पर रेफरेंस के साथ मुंसलिक किया जाएगा। हुकूमत ने सदर और गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर शुरू कर दिया, मगर साथ ही पीटीआई की जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि वो इस मामले में संजीदा नहीं है, बल्कि आईनी इस्तिस्ना को बुनियाद बनाकर आईनी बहरान पैदा कर रही है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में गवर्नर पंजाब को कोई डायरेक्शंस नहीं दी, तजवीज़ दी गई थी। वो कह रहे हैं कि वो हुक्म नहीं था, बल्कि सिर्फ एक नसीहत थी, तजवीज़ थी, एक प्रपोजल था जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। अब पीटीआई जानबूझकर मुल्क में आईनी बहरान को तूल दे रही है। अगर आज रात 12 बजे तक हल्फ नहीं लिया जाता तो खदशा है कि गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा कायम हो सकता है और उन्हें ओहदे के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। मैं समझती हूँ कि इस तरह अदलिया को मुतनाज़िब बनाना जो है ना, इसमें रियासत को बहुत नुकसान, इसलिए मैं समझती हूँ कि अदलिया का जो भी अहकामात है उसको मान लेना चाहिए और तौहीन अदालत के मुर्तकिब तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, फिर इसके ऊपर इनको कोई तौहीन अदालत की सज़ा अगर सुनाई जाए तो उस पर अलहदा ये तनाज़ा खड़ा कर देंगे। अब इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तजियाकार कॉलमिस्ट सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब सर, आज ये पॉसिबल था कि हल्फ वोट टेकिंग होगी डायरेक्शंस पर लाहौर हाई कोर्ट की, लेकिन आज भी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर चुकी है। तो कहेगा कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं गवर्नर पंजाब? बाजार तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर कोर्ट की अगर वो अल्फाज पढ़े जाएं तो बाज़ाहिर तो वो डायरेक्शन नहीं है, वो तजवीज़ है या सिफारिश है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, डायरेक्शन के अल्फाज तो उस पर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अदालत जब इस किस्म की सॉफ्ट अल्फाज भी इस्तेमाल करे, सिफारिश और तजवीज़ और तवक्को, तो उसको मेरे ख्याल में डायरेक्शन ही समझना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है इट इज सजेस्टेड, इट इज एडवाइज या प्रपोज्ड, और इसी को बुनियाद बनाकर गुज़श्ता रोज आप एक प्रोग्राम में थे जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब ने यही प्ली ली है। वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का हमें कोई हुक्म तो नहीं है, वो तो एक तजवीज़ है। तो ये समझा जाए कि बाइंडिंग नहीं है फिर गवर्नर पंजाब पे कि वो इसको माने? देखिए, ये एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। मेरे ख्याल में तो अगर अदालत ये तजवीज़ भी कर देती है और अगर सिफारिश भी कर देती है तो उसको मेरे ख्याल में हुक्म के मानों में ही लिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि अदालत को मजबूर किया जाए कि वो सदर ममलकत को एक डायरेक्शन जारी करे या गवर्नर को जो एक आइनी होता है डायरेक्शन जारी करे। वो इदारों को इस मकाम तक ले आते हैं। अब मिसाल के तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जब डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो रिजेक्ट की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन, तो उस वक्त जो फिर उनको तफसील से लिखना पड़ा था कि इसको इस टाइम पे आप ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को भी ये बाइंड कर दिया था कि वो कोई फ़ैसला नहीं करेंगे जब तक कि वो मशरूत होगा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से। तो अगर आप अदालतों को इस लेवल पे लाना चाहते हैं कि वो आपको इस तरह से एक एक करके बच्चों की तरह डायरेक्शन दे, तो फिर उसका इल्ज़ाम उन पे आयद नहीं होगा, फिर कल को इन्हीं पे आयद होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको डायरेक्शन ही समझना चाहिए, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि उनकी जो ये तजवीज़ है उसको कबूल ना किया जाए। इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन का जो नतीजा है वो गवर्नर को कम्युनिकेट हो चुका है। अब दूसरा उम्मीदवार उसे नहीं मान रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन ही नहीं हुए। लेकिन अहमद बिलाल साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ आर्टिकल 248 का सहारा ले रही है और उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है कि गवर्नर को और सदर ममलिकत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनको डायरेक्शंस या हुक्म नहीं दे सकती कोई भी कोर्ट। जी हाँ, लेकिन गवर्नर और सदर ममलिकत अगर बड़ा खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए और आइन पे अमल ना हो रहा हो, तो फिर मेरे ख्याल में अदालत को कुछ ना कुछ तो उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं आइनी माहिर नहीं हूँ,
मैं वकील नहीं हूँ, मैं इसलिए कोई इस बारे में हतमी राय नहीं कर सकता। यहाँ तो आईनी माहिरीन भी इस बारे में कोई वाजे नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत ने वो काम किए हैं जिससे कि हमारे आइन और उसके मामलात के अंदर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आइंदा आइन के अंदर किसी भी आइनी अहदेदार को इतनी भी लीवे ना दिया जाए, बल्कि उनको सीधा सीधा डायरेक्शन दी जाए ताकि वो बिल्कुल इधर उधर ना जाए। क्या वो ये चाहते हैं? मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक बात है। मेरी दानिश में तो ये जानबूझ के उसको डिफाई कर रहे हैं, और अब शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनली को उनको ऐसा हुक्म दे जिसके ऊपर वो अमल दरामद करने पे मजबूर हो जाए, जैसा कि पहले 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सबवर्जन या एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में भी आता है? देखिए, जो डिप्टी स्पीकर साहब का अमल था वो तो वाजे मेरे ख्याल में तो एब्रोगेशन के सबवर्शन के ज़ुमरे में आता था, इसलिए कि वो प्री प्लान्ड था। वो बिल्कुल प्लान करके आए थे, क्योंकि उन्होंने कोई डिप्टी वो वज़ीर कानून जो उस वक्त के थे, वज़ीर इत्तलात व नए वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब, उनको कहा फ्लोर ऑफ द हाउस दे दिया। हालांकि वो उस वक्त ऑर्डर ऑफ द डे में नहीं था। उन्होंने कुछ उसको पेपर निकाल के उसमें से तैयार शुदा चीज़ एक पढ़ दी। इसके जवाब में डिप्टी स्पीकर साहब ने भी जेब में से निकाल के एक तैयार शुदा चीज़ कागज़ में पढ़ दी, जिसमें उन्होंने उस मोशन को रिजेक्ट कर दिया। तो दर हकीकत ये कोई मकालमा नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट रेज किया हो जो अचानक डिप्टी स्पीकर साहब को लगा हो कि तो बहुत बड़ा कानूनी सवाल पैदा हो गया है। और फिर उन्होंने अपोजिशन को, जिनके बारे में सवाल रेज हुआ था कि वो ये साजिश कर रहे हैं, उनको कोई सफाई का मौका भी नहीं दिया। तो वो तो एक पूरा प्री प्लान्ड किस्म की चीज़ थी, लिहाजा उसे तो मैं सबवर्शन समझता हूँ मेरी दानिश में। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं ये भी उससे कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये इनको बार बार कोर्ट मौका दे रही है, समझा रही है कि आपके आईनी तौर पे आपकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो फिर क्या ये सबवर्शन के ज़ुमरे में आएगा? मेरे ख्याल में इस बात का इम्कान है कि सबवर्शन के ज़ुमरे में। देखिए, आर्टिकल 255 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओथ टेकिंग के हवाले से बड़ा क्लियरली कहता है कि आप ताखीर नहीं कर सकते हैं, और कोई भी कानून जो है वो ताखीर करने का आपको नहीं कहता है कि ओथ टेकिंग के हवाले से हल्फबरदारी में ताखीर की जाए। तो अभी जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो एक रेफरेंस भेजने का इरादा रखती है आर्टिकल 6 के तहत। वो डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ, वो सदर मुमलिकत के खिलाफ, वो गवर्नर पंजाब के खिलाफ। तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त इक़दाम होगा वफाकी हुकूमत का? देखिए, अब इस वक्त चारा कुछ नहीं रह गया चीज़ों के ऊपर। आप क्या करेंगे इसके बाद, जब आपको एक खुलम खुला हिदायत दी जा रही है, आप उस पर अमल नहीं कर रहे, और लग रहा है कि सबवर्शन है। तो वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो ये महसूस करती है तो फिर अपनी जिम्मेदारी अदा करे। और ये जो बात कही जा रही है ना कि हमने तहकीक की है और हमने उसके नतीजे में देखा है कि वो इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, ये गवर्नर साहब का रोल ही नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका इख्तियार नहीं है कि वो तहकीकात फरमाएँ। हमारे जो रूल्स ऑफ असम्बली के जो रूल्स हैं, उसके अंदर रूल 21 है गालबन, उसके अंदर वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये इलेक्शन कंडक्ट कर रहे होंगे असम्बली में, वो ये बताएंगे गवर्नर को कि इंतखाबी नताइज क्या है, और उसके मुताबिक फिर गवर्नर साहब हल्फ देंगे। तो ये सिर्फ स्पीकर की जिम्मेदारी है, और चूँकि उस वक्त डिप्टी स्पीकर एक्टिंग स्पीकर की हैसियत से कर रहे थे, उन्होंने लिख के ये भेज दिया है। अब गवर्नर साहब को उसके ऊपर अमल करना है। ये गवर्नर साहब का काम नहीं है कि उसके ऊपर तहकीकात कराते फिरें, उसके ऊपर सवालात रेज करें, ये उनके दायरे कार में नहीं आता। बिलाल साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि ये बहरान अब आपको कहाँ जाकर थमता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई इंटरवेंशन करनी पड़ेगी तभी ये मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? क्योंकि आज जो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब, जो खुद नॉमिनी थे वजीर आला की, वो ये कह रहे हैं कि कोई आईनी बहरान तो है नहीं, क्योंकि वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक कोई नया चीफ मिनिस्टर हल्फ नहीं लेता है तो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर तो बुज़दार साहब ही होंगे। ये बात तो दुरुस्त है, इस हद तक दुरुस्त है कि जब तक नए चीफ मिनिस्टर साहब अपना ओहदा ना संभाल लें, उस वक्त तक वो जिसको कहा गया है कि वो वज़ीर आला के ओहदे पर कायम रहे, बुज़दार साहब, वो कायम है। लेकिन वो बहरहाल एक केयर टेकर स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। वो इख्तियारात का इस्तेमाल, कोई पॉलिसी डिसीजन, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन वो तो नहीं करने की पोजीशन में है। लेकिन ये दुरुस्त है कि वो एक नाम के हिसाब से वो वज़ीर आला हैं, इस ओहदे पे मौजूद हैं, लेकिन बहरान अपनी जगह है। बहरान ये नहीं है कि कोई वज़ीर आला है या नहीं है, बहरान ये है
कि एक वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है और वो इतने दिन गुजर गए हैं और उनको हल्फ नहीं दिया जा रहा। ये बहरान है, और ये आइनी बहरान से ज़्यादा सियासी बहरान है कि इसको सियासी मकासद के लिए क्रिएट किया गया है, अपने सियासी मकासद के लिए क्रिएट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। सरवरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ थे। एक सियासी बहरान क्रिएट किया गया है अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये बहरान क्यों पैदा किया जा रहा है, इस पर जमशेद इकबाल चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और बज़ाहिर लगता है कि अपना वेस्टेड इंटरेस्ट उसके पीछे छुपाया है, लेकिन ये करके आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब क्यों हो रहा है? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई तौहीन अदालत का मुर्तकब हो रहा है। तौहीन अदालत ज़रा ज़्यादा आसान कर दिया आपने, ज़्यादा इसका इस्तेमाल ओवर यूज़ होने लग गया है। मेरे लिए कुछ ज़्यादा जेनेरिक यूज़ होना शुरू हो गया है। उन्हें कहे तौहीन कम कराएं, मतलब या तौहीन कम फील करें, मतलब आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना गैर ज़रूरी ना करें, इसको इस चीज़ को इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल इस्तिस्ना हासिल है सदर को भी गवर्नर को भी। तो सदर और गवर्नर को तौहीन अदालत क्यों करेंगे? कानून पढ़ा हुआ भी उन्होंने है, कानून को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिशनर भी हैं और उनके पास जीवा साहब आप आर्टिकल 248 का शायद हवाला दे रहे हैं और उसके पीछे तहरीक इंसाफ छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैविंग सेड दैट अभी जो कुछ हो रहा है सर, क्या ये आईनी बहरान नहीं है? प्रैक्टिकली 11 करोड़ के सूबे के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं है इस वक्त, तो कोई हर्ज नहीं है ना। देखें जो भी आपके ऑप्शन है इसके, यू कैन से के लॉ के लीगल ऑप्शन, वो तो अवेल करने चाहिए। देखें फ्रैंकली मैं बताऊँ इशू क्या है। इशू ये है कि यहाँ पे लोगों के वोट खरीदे गए, किसी को कोई ऑफ़र की गई, किसी कोई डराया गया, आप कह लें कि मोटिवेट किया गया, कहीं बाहर से हुक्म लेके दिया गया, वट एवर इट वाज, किसी अदारे के लोगों ने काम किया, लेकिन उन्होंने लोगों को मुनहरफ किया, डेविएट किया कि मैंडेट किसी का था, बेच किसी और को आए। किस नाम पे बेच के आए, किस शक्ल में बेच के आए, किस के बदले बेच के आए, वो एक अलग बात है, अलग लेकिन बेच दिया। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ उसका फैसला कर दें। नहीं, इसका कोई एविडेंस है, कोई वीडियो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है आपका जो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा अदालत के सामने? ये तो हवाई बात है कि खरीदो फरोख्त हुई, बेचा गया, जमीर फरोख्त हुआ। आर्टिकल 63A के तहत की तशरीह के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तो ऑलरेडी समाअत कर रहा है। मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस इन द कोर्ट। देखें वहाँ पे वोट कास्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे वोट कास्ट हो गया। मुझे देखें फ्रैंकली मुझे मेरा एक तारिक मेरे अपना रिहान मेरी बात सुन लें प्लीज़। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मेरे अपोनेंट जो है ये मेरे जैसा ही एक इंसान या मेरे जितना ही आप कह लें कि मोज़ज़ पार्लियामेंटेरियन या एक पॉलिटिकल पार्टी या कल की हुकूमत आज की अपोजिशन या आज की अपोजिशन कल की हुकूमत, मेरे स्टेटस का बंदा, चलो स्टेटस से अगर अदालत को फ़र्क पड़ता है, स्टेटस भी उसका मेरे जैसा ही है, तो अगर उन्हें पढ़े लिखे होने का या अच्छे शहरी होने का फ़ायदा है तो हम भी उतने अच्छे शहरी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो अगर मेरा फ़ैसला नहीं करते, उसका बार बार फ़ैसला होता है, एक ही दिन में 3 बार बेंच बन जाते हैं, तो यार मुझे शिकायत है इस बात पे, मुझे करने देना। इससे तौहीन तो नहीं किसी को होनी चाहिए, किसी को अजुर्दा तो नहीं होना चाहिए। अजुर्दा तो मैं हूँ, एग्रीड पार्टी तो मैं हूँ। ये शिकायत आप चीमा साहब अदालत से कर रहे हैं, यानी बराह रास्त अदालत पे इल्जाम आयद कर रहे हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं है, फैसले ठीक नहीं हो रहे। इसमें बात करने वाली वजह क्या बनती है? बचता क्या है बाकी? अगर मेरा फैसला मैं कह रहा हूं ना, देखें मैं कोई लपेट के तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कोई बात लपेट के नहीं कर रहा ना। मैं कह रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं चीख रहा हूं, मैं तरले कर रहा हूं, मैं मिन्नतें कर रहा हूं, मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से कह रहा हूं कि सर मेरा फैसला कर दें। आप गलत कर आप जो समझते हैं कि ठीक है वही कर दें, मैं मान लूंगा, करें तो सही। आप फैसला एक दिन में 3 बेंच बना देते हैं, मेरा फैसला नहीं करते, तो सो इशू है ये। इस मुल्क में लोगों को सवाल उठाने दें। शिवा साहब, डिफेक्शन क्लॉज लगनी है या नहीं लगनी, ये तो बाद की बात है। जुर्म सरजद हो गया, वोट कास्ट हो गया। अब वो जो वोट कास्ट किया है उसके तहत हमजा शहबाज वजीर आला बन गए हैं। अब उन्हें हल्फ उठाने दें, क्योंकि आर्टिकल 255 बड़ा क्लियर है कि आप इसमें ताखीर नहीं कर सकते। हल्फ तो उठाने दें। 63A के तहत जो कार्रवाई होगी वो अरकान असेंबली के खिलाफ हो जाएगी। उसके बाद फिर हाँ देखें, पहली बात तो यह है कि देखें मैं समझता हूँ कि अगर सदर मुमलिकत जो हैं वो हलफ नहीं लेते या गवर्नर साहब हलफ नहीं लेते, तो मुझे नहीं पता कि कानून क्या कहता है। मुझे पता है कि वो दोनों शरीफ आदमी हैं, मैं जानता हूँ बड़ा पुराना, ये कानून के मुताबिक ही कर रहे होंगे। ये हो नहीं सकता कि आरिफ अलवी साहब या उमर सरफराज चीमा साहब तौहीन अदालत करें। नहीं, लेकिन तौहीन अदालत प्रैक्टिकली हो रही है ना सर। अदालत ने तो वाज़े तौर पर कह दिया, गुज़श्ता रोज लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुना दिया। उसमें कहा है गवर्नर पंजाब को या तो आप हल्फ ले लिया, किसी को नॉमिनेट कर दें। मतलब अदालत से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, या तो कोई एविडेंस ले आते। अभी तो अजम्पशंस में खेल रहे हैं ना।
यही मैं कह रहा हूँ कि हमजा शहबाज के फैसले का, मरियम बीबी को बाहर भेजने का, 7 साल कैद वाली मुजरमा के लिए 4 बेंच बन जाए और मैं सवाल न उठाऊं। सर मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप छीन रहे हैं, आप मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन रहे हैं। मुझे सिर्फ एहतजाज भी नहीं करने देते, मुझे रोने नहीं देते, मुझे सवाल नहीं उठाने देते। मैं कह रहा हूँ कि मेरे खरीदे हुए मेरा मैंडेट कुछ लोगों ने बेच दिया, तो मैं अगर गुजारिश कर लूँ, हाईकोर्ट आप अकेले की तो नहीं है, हाईकोर्ट मुस्लिम लीग नून की अकेले की तो मेरी भी तो है ना, मैं भी तो अवाम हूं ना। तो मैं अगर कहूं कि जी अदालत साहब मेरा भी फैसला कर दें, साहब अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर, आई हैव टू वाइड इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वो अदालत से ये कह रहे हैं कि हमारा फैसला सुनाया जाए, यानी अभी ये नैरेटिव एक और बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और वो नैरेटिव है इदारों के साथ तसादुम का नैरेटिव, अदारों के साथ महाजराई का। अब इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बता सकती है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट इशू है उसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुसलसल एक हफ्ते तक मौजूद बहस बनने वाला मौजू यानी सरकारी उमरा, जिसे शाही खानदान की दावत पर शाहाना अंदाज इख्तियार करने का ताना दिया गया, जिस पर तनकीद की गई कि शाही वफ्द शाही सवारियों पर उमरा अदायगी के लिए जाएगा। हर रोज़ वफ्द में शामिल अफराद की फहरिस्तें जारी करके मखलूत हुकूमत पर तनकीद की जाती रही, लेकिन आज इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, सोशल मीडिया पर तबसरों, सवालात और तनकीद के बाद बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 रुकनी वफ्द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। सरकारी वफ्द पर सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 2021 में 44 और 2019 में 39 रुकनी वफ्द अपने हमरा सऊदी अरब लेकर गए। तनकीद और तबसरों के अलावा उस वक्त पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर और बजट खसारे से निपटने के लिए फौरी माली मुआवनत की ज़रूरत है। माजी की हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत को भी तवक्को है कि सऊदी अरब इसी मामले में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। सऊदी क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली दो तरफ़ा बातचीत के दौरान इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े फ़राहम करने के मामले पर भी तबादला ख्याल करेंगे, जहाँ पहले ही लगभग 20 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में मुकीम है। सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए जो डिपॉजिट्स है वो पाकिस्तान को दिए, तकरीबन $3 अरब फराम किए गए। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए तेल की मौखर अदायगी यानी डेफर्ड पेमेंट्स पर ख़रीदारी के लिए $1 अरब 20 करोड़ की सहूलत भी फराम कर रखी है। हुकूमत की कोशिश होगी कि वो सऊदी अरब की तरफ से फराम करदा $3 अरब की माली मुआवनत और मौखर अदायगी पर तेल की ख़रीदारी के लिए फराम करदा सहूलत में मज़ीद कुछ अरसे की तोसी हासिल करे। उनके बकौल पाकिस्तान की कोशिश भी होगी कि सऊदी अरब की तरफ से $1 या $2 अरब की मज़ीद माली मुआवनत मिल जाएगी। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब रवाना होने से पहले क्या कहा है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके in abiding fraternal ties which are built on the solid foundation of mutual trust to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan. अब ऐसे वक्त में जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि हमें बहुत सारे डेफिसिट्स का सामना है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, वो ट्रेड डेफिसिट हो, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी ज़र मुबादला के ज़खायर हों जो तेज़ी से गिर रहे हैं, वो डॉलर स्काई रॉकेटिंग हो, रुपये अंडर प्रेशर हो, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस के बीच दौरा सऊदी अरब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्या रोल ओवर हो सकते हैं वो अमाउंट जो पहले सऊदी अरब की तरफ से जो मदद फराम की गई है, और नई जो है वो कैपेसिटी में किस हद तक सऊदी अरब मदद कर सकता है, कितना इंपॉर्टेंट होगा। बात करेंगे इक़्तिसादी अमूर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, यकीनन वन ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंडाज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू सऊदी अरेबिया इज़ इकोनॉमिक एजेंडा। तो आपको क्या लग रहा है कि माशी मैदान में सऊदी अरब इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें कैसी मदद कर सकता है हमारी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के जो 2 सबसे बड़े खसारे हैं वो पीटीआई की हुकूमत जो है वो छोड़ के जा रही है। बजट का खसारा जो है वो कहीं 5000 अरब के करीब आएगा, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। और फिर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो तिजारती खसारा है वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा सामने आने चला है। मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 45 अरब और 50 अरब डॉलर के दरमियान का कहीं वो खसारा है। और अगर आप देखें स्टेट बैंक के पास, तो स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि उसके पास 10.8 अरब डॉलर के ज़खायर जो हैं वो बचे हैं, जिसका मतलब ये है कि 6 या 7 हफ्ते से ज़्यादा की इंपोर्ट के पैसे इस वक्त स्टेट बैंक के पास नहीं है। तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है
उसके लिए मैं समझ रहा हूं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही इतनी तेजी से जो गिरते हुए डॉलर के ज़खायर हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा। अब 10.8 अरब डॉलर पड़ा है और बिटवीन नाउ एंड जून यानी कि अगले कोई 12 हफ्तों में 9 से 10 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है हमने, जिसमें से 3 या 4 अरब डॉलर के कर्जात वापस करने हैं, 5 या 6 अरब का जो है वो करंट अकाउंट का खसारा आएगा। तो हमें जो ज़रूरत है वो कोई 9-10 बिलियन डॉलर चाहिए होगा अगले 3 महीनों में। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बड़ा टाइमली फैसला किया कि वो IMF के पास चले गए, वेरी टाइमली, और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने वहाँ पे उनको कायल भी कर लिया टू टेक अस बैक इनटू द प्रोग्राम। लेकिन अभी बड़े चैलेंजेस बाकी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, जैसे आप फरमा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो बड़ी तेजी से नीचे आया है। आइडली तो हमारे पास तकरीबन 3 महीने के तो पैसे होने चाहिए, जो बमुश्किल 1 माह के पैसे हमारे पास बचे हुए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि डिपॉजिट्स के लिए तो हमें मदद चाहिए होगी सऊदी अरब से। ऑलरेडी उनकी जो अगर टोटल सपोर्ट की बात की जाए तो 4.2 बिलियन डॉलर्स की है। वी आर आइंग ऑन 3.2 बिलियन डॉलर्स मोर। तो आपको लग रहा है कि वो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है वो ऑयल फैसिलिटी हो या डिपॉजिट्स हो, इतने पैसे सऊदी अरब देने के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए, दोनों चीजें चाहिए होंगी, और ना सिर्फ हमें IMF चाहिए होगा, ना सिर्फ हमें सऊदी अरेबिया चाहिए होगा, हमें इसके बाद चीन के पास भी जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 9-10 बिलियन डॉलर हमने रेस करना है अगले 3 महीनों में, और जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनसे हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि बोरो कर सकें। जो पाकिस्तान का बॉन्ड ट्रेड हो रहा है वो ऑलरेडी कोई 15-16% तक यील्ड कर रहा है। तो अगर हम आलमी मंडियों में बॉन्ड फ्लोट करने जाते हैं तो वो तो बहुत ही महंगी प्रोपोजिशन है। तो जाना हमें IMF के पास लाजमी है, उसके बाद सऊदी अरेबिया से भी मदद लेना लाजमी है, उसके बाद चाइना से भी मदद चाहिए होगी, फिर अगर UAE से भी मदद चाहिए होगी, कतर से भी मदद चाहिए होगी, क्योंकि सुराख बहुत बड़ा है और सिर्फ IMF से ये काम नहीं चलेगा और सिर्फ सऊदी अरेबिया से भी काम नहीं चलेगा। अब आपका सवाल ये है कि क्या सऊदी अरेबिया हमारी मदद करेगा? I don't have an answer to that, only time will tell। तारीखी तौर पे जब पाकिस्तान की हुकूमत कहीं ऐसी डिफिकल्ट पोजीशन में आती है तो सऊदी अरेबिया तारीखी तौर पे हमारी मदद करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि हमने सऊदी अरब के पैसे चीन से लेकर भी दिए थे इसी दौरान में, और अब देखिए कि 4.2 बिलियन डॉलर जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने दिए हुए हैं, ना सिर्फ ये कि हमें एडिशनल पैसे चाहिए होंगे डिपॉजिट्स की मद में, डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की मद में, बल्कि इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग रकम है 4.2 बिलियन डॉलर्स की, उसके रोल ओवर के लिए भी हमें दरखास्त करनी होगी, वो चाइना से करनी हो या सऊदी अरेबिया से करनी हो। चीन से 2 बिलियन डॉलर्स की बात की जा रही है, ये 4.2 बिलियन डॉलर्स है, तो इसका रोल ओवर भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये भी मानने के लिए आमादा हो जाए इसके ऊपर सऊदी अरेबिया। जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो टोटल पैकेज तकरीबन 7-7.5 अरब का बन जाता है जी। रोल ओवर है और एडिशनल पैसे हम मांगने चले हैं। जो रोल ओवर दरखास्त की हुई थी चाइना से, वो मेरी इल्म के मुताबिक रोल ओवर नहीं हुआ था और वो मार्च के महीने में हमने पेमेंट कर दी थी। अब चाइना के पास भी दोबारा जाना होगा, इजाफी पैसे भी चाहिए होंगे, रोल ओवर भी चाहिए होगा। तो चैलेंज बहुत बड़ा है और सिर्फ IMF से वो चैलेंज जो है वो पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि जो सियासी फैसले हैं, जो माशी फैसले हैं, वो सियासी बुनियाद पे किए जा रहे हैं। यानी कि फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम साहब ने 10 रुपए की सब्सिडी दे दी थी, जबकि दुनिया भर में तेल की कीमतें महंगी हो रही थी। वो भी सियासी फैसला किया गया था। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि कीमत नहीं बढ़ानी, वो भी सियासी फैसला है, माशी फैसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्टली ये फरमाइएगा, आगाज़ में जैसे आपने बजट डेफिसिट की बात की तो तकरीबन 5.4 ट्रिलियन का हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद सब्सिडीज़ देने के इतने बड़े डेफिसिट में हम कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या कोई सब्सिडीज़ देने की हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है कॉमनर को रिलीफ फराहम करने के लिए? जैसे आप बता रहे हैं कि देखिए ये तो एक इकनॉमिक कॉस्ट होगी, लेकिन क्या इकनॉमिक कॉस्ट बर्दाश्त करेगी हुकूमत या पॉलिटिकल कॉस्ट बर्दाश्त कर लेगी? देखिए, इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रहा हो और अपनी मार्केट में उसको सस्ता बेच रहा हो, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान इज द लोन कंट्री, एक अकेला मुल्क है जो ये काम कर रहा है। 3 अरब रुपए का रोजाना का नुस्खा है, आप समझिए 100 अरब का खसारा है, और ऐसा खसारा है जो हुकूमत के पास पैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
यानी कि पहले ही 5,000 अरब का आप बजटरी खसारा करने चले हैं और अब आप कह रहे हैं कि 100 अरब जो है वो मजीद खसारा महीने का उसके अंदर जमा कर लिया जाएगा। इसकी शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी और मेरा ख्याल है कि आज नहीं तो कुछ हफ्तों के बाद ये महंगाई का जो एक नया तूफान आएगा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के नतीजे में, ये सियासी कीमत है, लेकिन ये सियासी कीमत हुकूमत को जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चाहे जितना मर्जी उसको डिले कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये पॉलिटिकल कॉस्ट है जो हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी जल्द या बदेर, और इसके लिए शहबाज शरीफ हुकूमत को तैयार रहना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ भी। हमारे लिए तो नाकाबिले यकीन है और नाकाबिले बयान भी हैं। इसको बयान करने के लिए मेरे पास ना तो नोहा ख्वाह अल्फाज हैं, ना मातम कुना अंदाज, ना बिलखते तड़पते अस्वात है और ना दहकते झुलसते जज्बात। हमने अपने बड़े प्यारे कलीग को, बड़े प्यारे साथी को आज खोया है। सुबह तकरीबन 8:30 बजे का वक्त है कि जिस वक्त इन द लाइन ऑफ ड्यूटी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बड़े सीनियर प्रोड्यूसर जवार खान साहब, जो जुर्म बेनकाब के प्रोड्यूसर थे, वो खालिक हकीकी से जा मिले। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से आनन फानन ऐसा हो जाएगा कि जब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मीरपुर से एक शो रिकॉर्ड करके वापस आ रहे थे तो जेलम में काला गुजरा फाटक के करीब तेज़ रफ्तार बस ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में जुर्म बेनकाब की प्रोड्यूसर जवार खान मौके पर ही दम तोड़ गए, शहीद हो गए। और साथ में जो मज़ीद हमारे कलीग्स मौजूद थे, तकरीबन 7 और लोग इस गाड़ी में सवार थे जो ज़ख्मी हुए। कुछ ज़्यादा इंजर्ड थे, कुछ मामूली सी इंजरीज थी। ज़ख्मी ताम उनको रेस्क्यू टीम ने मौके पर ही कुछ को जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड की, फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो बात मुझे अभी करनी है, देखिए जो इंसान चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सवाल ये वाक़या बहुत सारे सवालात उठा रहा है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ना तो वहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ना उसकी कोई लुक आफ्टर होती है, ना ओवर स्पीडिंग, ना वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ गाड़ियाँ चल रही हैं। और फिर ड्राइवर्स कैसे उसको फुर्राटे भरती हुई गाड़ियों को दौड़ाते फिर रहे हैं। उनको रोकने वाला, बास पुरस करने वाला, पूछने वाला, चालान काटने वाला, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। आज हमने अपने बड़े प्यारे साथी को खोया है। लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो खुदा न खास्ता जिसका प्यारा जाता है यकीनन उसके ऊपर क्या बीतती है, उसके ऊपर तो क़यामत सुग़रा होती है, वो वापस नहीं आ सकता है। क्या कहे, इन दी एंड अल्लाह ताला उसे करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। ये बड़ी कर्ब की, बड़े दुख की घड़ी है। और अभी कुछ ही देर बाद उनकी नमाज जनाजा जो है वो लाहौर के नेहरू पार्क में, इस्लामपुरा के करीब नेहरू पार्क है, वहाँ पर अदा की जाएगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट, वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उनकी नमाज जनाजा में शरीक हो सकते हैं, वो ज़रूर हों। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। ले ओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे, तो उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।